नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में मची उथल पुथल अब तक शांत नहीं हुई। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच 11 सीटों पर पेच फंस गया है। कांग्रेस और आरजेडी 5 सीटों पर आमने सामने। कांग्रेस लेफ्ट में 4 सीटों पर टक्कर है, आरजेडी वीआईपी में 2 पर फाइट है। वजह है आरजेडी की नई लिस्ट, जिसमें आरजेडी के 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, जबकि कांग्रेस ने 61 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, जो पिछली बार से 9 कम है। जानकार मानते हैं कि महागठबंधन के अंदर की एक कलह वोटों का बंटवारा कर सकती है। दूसरी ओर एनडीए एकजुट है और मजबूत भी नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, दिल्ली के सीएम, महाराष्ट्र, गोवा और यहां तक मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट के कई बड़े चेहरे, नामी चेहरे चुनावी मैदान में एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। जेडीयू के सबसे चमकदार चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी प्रचार में डटे हैं और एक साथ महागठबंधन की फूट, परिवारवाद और जंगल राज को लेकर निशाना भी साधा जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन 1 दर्जन सीटों पर खुद ही उलझा पड़ा, जिस वजह से आरजेडी का यादव मुस्लिम बेस, कांग्रेस की राष्ट्रीय अपील और लेफ्ट की ग्रामीण मजदूरी के मुद्दे आपस में ही टकराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन की आंतरिक कलह किसे कमजोर करेगी। कमजोर और बिखरा हुआ महागठबंधन मजबूत और एकजुट एनडीए से कैसे मुकाबला करेगा। महागठबंधन में 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट खुद के लिए माहौल टाइट नहीं करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, किसका गठबंधन सबसे ज्यादा दमदार। सबसे पहले एक रिपोर्ट। आखिरकार दूसरे फेज के नॉमिनेशन का समय खत्म होने के बाद ही सही, महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर करीब करीब साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद घटक दलों ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस को 61 सीट दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 15 सीट, 20 सीट पर सीपीआई एमएल, 9 सीट पर सीपीआई, 4 सीट पर सीपीएम लड़ेगी और आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी गई है। इस फॉर्मूले के तहत विधानसभा की महागठबंधन के 253 उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 253 उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के साथी दलों ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बना दी है। अब कहां-कहां महागठबंधन में अपनों से ही जंग छिड़ी है और वो कौन सी 11 सीटें हैं जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता अपने में ही 2-2 हाथ करते नजर आ रहे हैं, ये भी जान लीजिए। आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, जिसमें वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज शामिल है। जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस सीपीआई की टक्कर दिख रही है। वहीं 2 सीट चैनपुर और बाबूबरही में आरजेडी और वीआईपी की भिड़ंत देखने को मिल रही है। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन का सबसे अजीब असर गौरा बौड़ाम की सीट पर हुआ है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतरे अफजल अली का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है, क्योंकि लालू प्रसाद के पत्र के बाद भी फ्रेंडली फाइट के हालात बने हुए हैं। देखना होगा पहले फेज की वोटिंग यानी 6 नवंबर तक भी महागठबंधन का ये महाकन्फ्यूजन दूर हो पाता है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, एनडीए की एकजुटता वर्सेस महागठबंधन की विविधता में कितनी टक्कर नजर आती है। आपस में इतनी तकरार, महागठबंधन का कैसे होगा बेड़ा पार। सवाल यह भी पूछेंगे, 11 सीटों पर महागठबंधन में सिर्फ टब्बल, कितना बदलेगा समीकरण। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि महागठबंधन में गार्ड का इलाज क्या है। सवाल यह भी पूछेंगे कि किसका गठबंधन सबसे दमदार है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस के अजय पासवान और सीपीआई एमएल से कुमार परवेश जी इस डिबेट का हिस्सा है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी इस डिबेट का हिस्सा है।
सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से, अजय पासवान जी आपसे यही बता दीजिए कि एनडीए तो एकजुट है, महागठबंधन में इतनी विविधता क्यों है? ये जो सिर्फ फुटबॉल 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट आप कह लीजिए, एनडीए वाले सिर्फ फुटबॉल कह रहे हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए, ये इतनी विविधता क्यों नजर आ रही है? नहीं, विविधता नहीं है। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ इस चुनाव में है और ये कुछ सीटें हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट का आगाज हुआ है और इसके अलावा पूरे बिहार में जो चुनाव होगा और हो रहा है वो मजबूती के साथ महागठबंधन खड़ा है और महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे आप गठबंधन में किस तरह से गांठ की बात कह रहे हैं। ये कहलगांव विधानसभा सीट से रजनीश भारती वर्सेस प्रवीण कुमार कुशवाहा जो हो रहा है, ये आप फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कहना बता रहे हैं? बिल्कुल। वैशाली विधानसभा सीट से अजय कुशवाहा आरजेडी के हैं, उनके खिलाफ संजीव कुमार मैदान में आ गए, इसको आप एक दूसरे को सपोर्ट करना बता रहे हैं? फ्रेंडली फाइट है और इसका नुकसान किसे होगा? नहीं, जहां फ्रेंडली फाइट है वहां फ्रेंडली फाइट है और जहां पे हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं उसको तो आप देखेंगे ना। जो बेसिक मुद्दा है, बेरोजगारी है, पलायन है, जो अराजकता वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जिसने बिहार की जनता के साथ छल किया है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरी एकता के साथ इस एक महीने से ये मुद्दे सुनाई कहाँ दे रहे हैं? सुनाई तो ये दे रहा है कि डिप्टी सीएम बनना है, डिप्टी सीएम नहीं बनना है, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इतनी सीटों पर नहीं लड़ना है, अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैंसिल कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस को पता ही नहीं है कौन से उम्मीदवार को उतारना है, कौन से को नहीं उतारना है। अचानक से नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन वापस लेना है। सुनाई तो ये दे रहा महागठबंधन में। आपने नहीं देखा क्या कि एनडीए में किस तरह से चिराग पासवान थे और किस तरह से मांझी जी का बयान आया है, किस तरह से ये सब नॉमिनेशन से पहले की प्रक्रिया थी। भी तो जब वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आए तो वो एकजुट होकर और पूरे समझौते के साथ आए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये देखिए, चुनाव में जाने के बाद और जाने के पहले जो आपाधापी होती है बस वही रहा है। जिस तरह से एनडीए में गठजोड़ आप देख रहे हैं कि गांठ तो वहां पड़ी है और आप हमारे ऊपर निशाना पड़ रहे हैं। चिराग पासवान का कोई बयान आया है क्या कि जो उनको जो चिन्हित सीटें दी गई थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने अपनी सीटें दी है? आप उन सवाल पूछिए ना एनडीए के प्रवक्ताओं से जो यहां मौजूद है कि ऐसा नहीं हुआ क्या कि जो लिस्ट उन्हें सौंपा गया था उस लिस्ट के ऊपर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। तो आप बिना मतलब के महागठबंधन की एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और असल में प्रश्न चिन्ह तो एनडीए के ऊपर है। आपकी जेडीयू से या चिराग पासवान से बात हुई होगी तो आपके पास कोई बयान आया है क्या? ऐसी जानकारी हमें भी दिया कीजिए। चिराग पासवान का कोई बयान आया है ऐसी जानकारी हमें भी दिया कीजिए। कुंतल जी कुछ कह रहे हैं, कुंतल जी कुछ कह रहे हैं, कुंतल जी जरा ये भी बताइएगा ये फ्रेंडली फाइट वाला क्या मैटर है? ये राजनीति में पिछले कुछ दिनों से बड़ा प्रचलन में है, फ्रेंडली फाइट हो रही है, फ्रेंडली फाइट हो रही है। ये कैसा भाईचारा है सियासत का? देखिए अरे भाई संतोष जी मैं आपको 2 लाइनों में सारी इनकी कहानी समझा देता हूं। ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए। ध्यान से सुनेंगे। ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए और बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। अरे भाई ठगों का एक अजय जी शांत नहीं है। इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करूंगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। अजय जी चलिए आप बोल लीजिए मैं चुप रहूंगा। फिर नहीं, मैं चुप रहूंगा। अपने समय पर मैंने आपको कम समय नहीं दिया और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास आऊंगा नहीं। जब आपके पास समय होगा तो सच्चाई सबको कड़वी लगती है जी, सच्चाई सबको कड़वी लगती है। कुंतल जी अपनी बात रखिएगा। चलिए बोलिए। सच्चाई सबको कड़वी लगती है भाई, ये सच्चाई है। ठगों की एक पूरी टोली बैठी हुई है। कोशिश थी कि बिहार की जनता को ठगें, पर समय रहते इन्हें पता चल गया कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला है इनका। अब क्या है कि जो स्पेस इनके पास है उसी में मैक्सिमम लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस अपना राजनीतिक बदला निकाल रही है। राष्ट्रीय जनता दल आज तक कांग्रेस की राजनीतिक खून पी के ही बड़ा हुआ है। कांग्रेस इस बात को समझ गई है, अपना राजनीतिक बदला निकाल रही है। चुनाव में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? बिहार में जब 2 गठबंधनों के बीच सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई है तो उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फ्रेंडली फाइट का मतलब यह हो रहा है कि आपने जो उम्मीदवार दिया है उसको हराने के लिए हम वोट काटेंगे। यही तो मामला हो रहा है। और ये 1-2 जगह नहीं हो रहा है,
एक दर्जन जगह हो रहा है। आपस में ये लोग तय कर लें कि आपस में लड़ रहे हैं कि हमसे लड़ रहे हैं। हमसे लड़ रहे हैं तो हम मुद्दों की बात करेंगे, पर जब एक दर्जन जगहों पे ये सरेआम खुल के दिख रहा है कि एक दूसरे को हराने पे लगे हुए हैं, एक्चुअली ऐसा तो 100 सीटों से ज्यादा पे है। भाई ठगों की जमात है, आपस में ठग रहे हैं एक दूसरे को। कुमार जी, जनता भी इस बात को समझ रही है। ये जरा और फ्रेंडली फाइट मैं पर फिर आप से भी कह अपनी रहा बात हूं, रखिएगा और जरा ये भी बताइएगा कि जो 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको पहले याद होगा ना कि पिछले चुनाव में और इस वाले पिछले 2020 का जो चुनाव हुआ था, वोटों का मार्जिन 13-14 हजार के आसपास था मात्र। अब 12 सीटों पर दो कैंडिडेट उतार दे रहे हैं महागठबंधन के, ये नुकसान किसको करेगा? देखिए, मुझे बस 3 बात करनी है। महा कन्फ्यूजन है, तो बिहार की जनता तो सच में महा कन्फ्यूज इस बात को लेकर के हो गई कि बीजेपी जेडीयू लगातार कह रही थी कि बिहार में एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के कहा कि भैया मैं कौन होता हूं तय करने वाला, सीएम कौन होगा ये तो विधायक तय करेंगे। तो मुझे तो लग रहा था मीडिया वाले भी लोग बुलाएंगे जो बार बार पूछ रहे थे कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। यहाँ तो अमित शाह जी ने आकर के नीतीश जी का ही पत्ता साफ कर दिया। दूसरी बात, तो आप तेजस्वी पर हामी भर रहे की हैं? बात कह रहे थे, अरे हम तो शुरू से भरते रहे हैं, हमारा इनसे कोई पूछ विरोध लीजिए। नहीं है। दूसरी बात मैं कह इनसे रहा पूछ हूं लीजिए ना कि अजय पासवान जी थोड़ा से। सा आप मेरी बात पहले तो कंप्लीट होने दीजिए। ये देखिए, बिहार में ट्रेनें अक्सर थोड़ी लेट चलती हैं, इसमें थोड़ा लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन हमें पता है कि अंततः महागठबंधन के सभी दलों के भीतर एकता बन जाएगी। 1-2 दिन में आप लोगों को सब जानकारी मिल जाएगी। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि अभी भाजपा के कह रहे थे कुंतल जी, फ्रेंडली फाइट क्या होता है। आज 2020 में लोजपा क्या कर रही थी बिहार में? लोजपा कहती थी कि मेरा भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन जदयू के साथ गठबंधन नहीं है, और यही कर कर के उसने 2020 का चुनाव लड़ा। तो ये क्या बोलते हैं, बेकार बात बोल रहे हैं, इसलिए कोई बहस का विषय नहीं है। एलजेपी उस समय एनडीए में थी अपनी पार्टी की ओर से, और तो और कहाँ थी, भाग गई थी क्या? उसको तुरंत चिराग पासवान जी को ले लिए, एनडीए में मंत्री थे, कहाँ थे चिराग पासवान जी? आपकी कौन गजब क्षमा की में थे? जानकारी है। तो पूरा 2020 के चुनाव से पहले अरे तो गजब की एनडीए से बाहर जानकारी। निकली थी एलजेपी रामविलास, और 2020 का चुनाव वो सेपरेट लड़ी थी, अलग लड़ी थी। इसकी जानकारी आपको नहीं है? और उसको फिर आप ले लिए, नहीं उसको आप फिर ले लिए। ठीक है, सीटों पर उसको सहमति आप नहीं फिर बनी, आप ले आपने लिए तुरंत। खुला मैदान दे दिया। 2010 नहीं, में आप उसको चुनाव फिर अलग आप लड़े ले थे ना? लिए। कांग्रेस नहीं, आप कांग्रेस बताइए ना, नहीं आप कांग्रेस बताइए ना। आरजेडी से अलग चुनाव लड़ी थी ना 2010 में? नहीं, आप एक बात का मुझे जानकारी दे दीजिए कि लोजपा ने भाजपा की कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे? सब तो भाजपा के, राजेंद्र सिंह भाजपा के लोजपा पे लड़ रहे थे, उषा विद्यार्थी भाजपा की लोजपा की टिकट पे लड़ रही थी। क्या आप लोग बात कर रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोजपा ने कितने उम्मीदवार उतारे, और जदयू के खिलाफ उसने कितने उम्मीदवार उतारे? उसने जो भी उम्मीदवार उतारे वो जदयू के खिलाफ थे, तो भाजपा के साथ ठीक है, समय वैसे अनुप्रिया जी का था। कुंतल जी जल्दी से काउंटर, उसके बाद अनुप्रिया जी के पास आ रहा हूं मैं। लोजपा के टिकट पे लड़ रहे थे। संतोष जी एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस देश के माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार जी का है। वीडियो ला करके गृह मंत्री के पद पे बैठे, एक सेकंड रुक जाइए। गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति से जब ये सवाल किया जाएगा तो वो वही बात बताएंगे जो कि संविधान में लिखा हुआ है, और संवैधानिक बात। और जब अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए, और जब राजनीतिक बात होगी तो हमारा राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। संतोष जी, आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। दूसरी बात, ये आज के दिन में ये गठबंधन में है। पहले फेज का नामांकन वापस लेने का समय गुजर चुका है। उसके बाद भी ये लोग आपस में एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग आपस में एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई हमसे है ही नहीं। इनको पता है कि सत्ता में नहीं आ रहे हैं। महागठबंधन हार मान चुका है, इसलिए आपस में ही लड़ रहा है बिगर पाई ऑफ केक के लिए। उस विपक्ष में कौन कितना ज्यादा मजबूत हो जाए, इसी बात की लड़ाई है। तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल से कांग्रेस रिवेंज ले रही है, और लेफ्ट पार्टियां तो न कल किसी की थी, न आज किसी की हैं। ठीक है अनुप्रिया जी, स्पष्ट है।
अनुप्रिया जी। कांग्रेस के भी उम्मीदवारों के खिलाफ लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ठीक है अनुप्रिया जी, कम से कम एनडीए में सीटों का बंटवारा तो साफ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई फ्रेंडली फाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कैंडिडेट नहीं उतारा जा रहा है। संतोष जी, मुझे बोलते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि हम एनडीए के साथी दल हैं। महागठबंधन तो कहने का महागठबंधन है नहीं, वो तो ठगों का गठबंधन है। देखिए, जहां पे फैमिली फाइट स्टार्ट हो गई है, जहां पे फ्रिकली फाइट शुरू हो गई है, जहां पे एक दूसरे को लात मार के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैसे वैसे पार्टी के जो सहयोगी दल है अपनी मतलब मैं कहती हूँ कैसे हिम्मत लाके यहाँ पे मंच पे आके बोलते हैं। अरे कांग्रेस का दर्द तो अब देखा नहीं जा रहा है। बिहार की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कितना मेहनत किया, सीडब्ल्यूसी की बैठक करा ली, यहाँ पे वोट चोरी की यात्रा भी निकाली। बीच में मैं नहीं बोली थी, बीच में मत बोलिए, बहुत उत्साह में मत आइए, धैर्य से सुनिए। ये इन्होंने अपनी सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाई। आरजेडी जो है, जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़ा दल कहता है, जिसके अंदर परिवार की लड़ाई के साथ साथ में कैंडिडेट अब कह रहा है बाहर निकल के, भैया यहाँ तो पैसे का खेल चल रहा है। अब ऐसा गठबंधन, ऐसी पार्टी जो इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गई है, डेट निर्धारित हो गई है, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, नॉमिनेशन के एक दिन पहले आप टिकट घोषणा कर रहे हैं कैंडिडेट कौन होगा, तो समझ से परे है ये ऐसा गठबंधन, ऐसी पार्टियां जिस पार्टी की नियत बस एक मात्र हो, ये चुनावी एक उनके लिए कह सकते हैं महापर्व है। पैसा इकट्ठा करो महापर्व, और पैसा जितना ज्यादा जो कैंडिडेट दे रहा है उनको ये टिकट दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ कह रहे थे सीपीआई एमएल के लोग कह रहे थे, या नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे थे, जेडीयू की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा दिया लेकर के घूमिए अपने पार्टी के बारे में, कि चिराग जैसे आप दिया लेते ना, उसके पीछे नीचे अंधेरा होता है, तो जिस दिया को आप हमारे तरफ ढूंढ रहे हैं उसके पीछे आपके पार्टी में अंधेरा छाया हुआ है। कि आप न 3 में न 13 में, आपकी स्थिति तो यह है कि आपके सहयोगी दल आपको मानने को तैयार नहीं है, और 20 में जा रहे हैं, 24 में चले जा रहे हैं, वर्तमान में बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि इनके सहयोगी दलों ने इनकी नैतिक बल छीन ली है। इनके कार्यकर्ता परेशान है कि भैया हम किसके लिए प्रचार करें। संतोष जी, राजनीतिक गठबंधन किस लिए होता है, और गठबंधन के साथ में कई प्रक्रिया होती है कि आप अपने वोट्स को भी मूव कराएंगे ना। अगर जहां पे जेडीयू के कैंडिडेट नहीं लड़ रहे, जहां भाजपा के कैंडिडेट लड़ रहे, वहां हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो वोटर है, वो मूव करेंगे। तो बिहार की जनता ये क्यों मान गई है, और हम नैतिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत हो गए हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, और एनडीए की सरकार पुनः जीत के आएगी। और जिसकी चिंता सीपीआई और कांग्रेस के लोग बार बार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, अमित शाह जी की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, शपथ ग्रहण का न्योता मैं ही दे देती हूं आपको, आ जाइएगा, हम ही नहीं जाएंगे, आप ही को बुला लेंगे, देख लीजिएगा कैसे नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं फिर से 20 वर्षों के बाद में। तो चिंता पहले अपने पार्टी की कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की, जिसकी निर्मम हत्या कर रहे हैं आप लोग, जिसको राजनीतिक रूप से आप मार रहे हैं, जिसके मेहनतों का आप जिसका खून चूस रहे हैं। आपको अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और बिहार की जनता जानती है कि जिसको खोजना पड़ रहा है, और पूछिए ना कहां है तेजस्वी यादव जी, नजर आ रहे हैं क्या आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी दिल्ली में यहाँ लड्डू मना रहे हैं, तेजस्वी जी घर में पता नहीं दिया जलाएं कि नहीं जलाएं, इतना मातम मना लिए हैं कि जान गए हैं कि यहाँ पे। और 13 सीटों पे जो लड़ाई है संतोष जी, कौन, आप अभी भी ये कहते हैं कि विड्रॉ करेंगे, कौन विड्रॉ करेगा? सवाल पूछिए, कौन विड्रॉ करेगा? क्या आरजेडी करेगा, सीपीआई करेगा, कांग्रेस करेगा? इसका मतलब जो जिसको डराएगा, जो ज्यादा भय में रहेगा, वो घींच के निकालेगा। स्थिति हो गई है। संतोष, सैनी की जो सीट है जिस पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी उतार रखा है, उस पर तो कोर्ट जाने तक की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर संजय जी मुस्कुरा भी रहे हैं, जरा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा डॉक्टर संजय जी। और जो महागठबंधन जिस स्थिति में आज खड़ा हुआ है, क्या पहले से वो कहते हैं कि हाथ खड़े कर देना, हार मान लेना, वो स्थिति है, या फायर बैक होता हुआ देखा भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में? लेकिन कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो जरूर टूटा है। फर्स्ट फेज का जो इनका विड्रॉवल का डेट था, वो तो कल 20 को खत्म हो गया, जिसमें 4-5 सीटें आती हैं। अब तो विड्रॉवल का डेट खत्म होने के बाद क्या होगा, उनको डम्मी मान लिया जाएगा, या पार्टी कहेगी कि नहीं। मैंने तो कई कैंडिडेट के बारे में सुना कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सिंबल मिल गया, अब पार्टी से आदेश भी मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एक चीज तो दिख रही है कि महागठबंधन सीटों के पेच को नहीं सुलझा पाई, ये बात है। ठीक है, डिफेंड करने के लिए डिफेंड कीजिए,
क्या पिछली बार आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ी थी? 144, मात्र एक सीट छोड़ी 143 पर लड़ी। कांग्रेस पिछली बार 70 पर लड़ी थी, 9 सीट ही सही, 9 सीट पीछे तो आई, 61 सीटों पर इस बार उन्होंने घोषणा कर दी। सीपीआई-एमएल एक सीट अधिक बढ़कर के लड़ रही है, सीपीआई और सीपीएम भी बढ़कर के सीटों पर लड़ रही है। तो मुकेश सहनी जी के हिस्से में कौन सी सीट आई? कुछ कैंडिडेट तो आरजेडी के ही हैं उनके यहाँ, और कुछ सीटें हैं जिन पर की कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। तो मुकेश सहनी जी को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि गठबंधन में हमारे हिस्से में कौन सी चीजें आई। एक दूसरी चीज, गठबंधन है तो गठबंधन में घाटे और लाभ का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। क्या लगा कोई सामूहिक तौर पर कोई इस तरह की चीजें आई कि हाँ सब कुछ हसमुख हो गया? भाई लड़ने के लिए तो ठीक है, लड़ लीजिए, लड़ने में कहाँ दिक्कत है। अगर 243 पर भी फ्रेंडली अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन गठबंधन का मतलब होता है कि विपक्ष को अगर मजबूत तरीके से सत्ता को चुनौती देनी है तो हमारे गठबंधन का एक सर्वमान्य उम्मीदवार होगा, गठबंधन की पूरी ताकत उसके साथ लगेगी। अब देखिए ना, सीटिंग सीट है कांग्रेस का राजा पकड़, प्रतिमा दास वहां से है, अब उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया गया। कहलगांव ट्रेडिशनल सीट कांग्रेस की रही है, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया गया। राजेश राम जी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया गया था। वही मैं कह रहा हूं जी। अब कौन सा गठबंधन है मुझे तो नहीं समझ में बात आ रही है। और अब कह रहे हैं कि कल तो है ना, कल 22 तारीख हो जाएगा, विड्रॉवल का पार्ट खत्म हो जाएगा, कल ये विषय रहेगा ही नहीं, फिर ये फ्रेंडली ही बात चलेगी। अब ये नहीं चलेगी कि सर्वानुमति बन पाई। एक दूसरी चीज, क्या जो नॉमिनेशन कैंडिडेट कर रहे हैं पब्लिक को ही मैसेज देने के लिए, आपके जो मतदाता हैं, जो ताकत आपके साथ जुड़ती है जिसकी वजह से आप परिणाम देते हैं, क्या एक मैसेजिंग हुआ कि उस नॉमिनेशन में एनडीए की तरह विपक्ष के भी सारे साथी वहां दिखे कि नॉमिनेशन किसी सीपीआई-एमएल कैंडिडेट का हो रहा है और वहां पर आरजेडी भी है, उसके बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुकेश सहनी जी मौजूद हैं और लेफ्ट की पार्टियां तो खैर रहती हैं। तो अगर ये मैसेजिंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक सवाल है, डिफेंड करने के लिए आप जिस तरह से डिफेंड कीजिए, वो आपका पार्ट है, डिफेंड करने के लिए आप अधिकृत। लेकिन एक जो मैं बताना चाहता हूं कि 12-13 सीटों पर जिस तरह से चीजें फंसी हुई है, जिस तरह से सीटों को लेकर के सवाल है, वो महागठबंधन को लेकर के थोड़ा एक असमंजस की स्थिति पब्लिक डोमेन में है, आपके मतदाता के बीच में है। एनडीए ठीक है, वो चिराग रूठे हुए हैं, माने हुए हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन चिराग मान तो गए ना कि हाँ 29 सीटें आए मेरे हिस्से में, हम उस पर लड़ेंगे। उनको कहा गया कि नहीं आपको इस सीट पर नहीं, इस सीट पर लड़ना है, उस पर भी मान गए। और बाकी जो उपेंद्र कुशवाहा और लोग जो थे, उनको नित्यानंद राय और अमित शाह जी ने मिलकर मना लिया। आपके यहाँ क्या इस तरह की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक हुई जिसमें कहा गया? अजय जी जब मैदान में आमने जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि 243 सीटों पर ही फिर फ्रेंडली फाइट कर लेते? बात तो बहुत जायज की है डॉक्टर संजय जी ने। अगर फ्रेंडली फाइट 13 सीटों पर हो सकती है, 12 सीटों पर हो सकती है, 243 पर ही कर लेते, कम से कम कार्यकर्ताओं का तो मन रह जाता। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, जहाँ पे टकराव की स्थिति बनी है वहीं पे फ्रेंडली फाइट हुआ है, और जहाँ समन्वय नहीं बन पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, अगर वो बात बनेगी तब हम फ्रेंडली फाइट की तरफ जाएंगे। और कई ऐसी बातें संजय जी का मैं सुन रहा था कि उन्होंने जो एनालिसिस किया है एनडीए और महागठबंधन के नॉमिनेशंस में, तो एनडीए और के बीच जो चुनावी टकराव है वो जबरदस्त टकराव होगा। और आप देखेंगे कि जब चुनाव में हम जाएंगे तो ना केवल महागठबंधन मजबूती के साथ वो तमाम चीजें जो वो खोज रहे हैं, वो गठजोड़, वो समन्वय, वो तमाम चीजें उन्हें इस चुनाव में दिखेगा। तो वो एक जो है ना, हम एक और नई पार्टी आई है जो बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। उसके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, जो कई राज्यों में आपको सपोर्ट भी कर चुके, आपके लिए रणनीति बना चुके, वो महागठबंधन को दूसरे नंबर पर भी नहीं रख रहे। उनका दावा है कि तीसरे नंबर पर जाएगा महागठबंधन। उनसे पूछिए कि
उनसे पूछिए कि वो तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए ही गठबंधन, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के लिए ही उन्होंने पूरा परसेप्शन तैयार किया था। तो आप हमारे समर्थक क्यों बता रहे हैं उनको? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके रणनीतिकार तो वही थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा? मैं ये तय नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुंतल जी इसका जवाब दीजिएगा। और मैंने भी लगाया, आपके लिए भी उन्होंने रणनीति बनाई है, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई थी। कुंतल जी भाई नहीं, ऐसा है संतोष जी, व्यक्ति का स्कोप कहां बनता है? संतोष जी नहीं, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दे रहा हूं। प्रशांत किशोर जब भारत में आए थे तो सबसे पहले वो राहुल गांधी जी के लिए काम करने गए थे, अमेठी में उन्होंने काम किया था सबसे पहले, पर वो इशू नहीं है, हम लोगों को पता है और हम लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर आज के दिन में महागठबंधन के साथी हैं। पर प्रशांत किशोर की हालत तो बहुत बुरी हो गई है, महागठबंधन भी उसको डिसोन कर रहा है। प्रशांत किशोर को छोड़ दें, क्योंकि प्रशांत किशोर इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को मदद कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संतोष जी। पहला, महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा, विपक्ष में रह के भी मैं इस बात को मानता हूं, मेरा नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव जिस दिन अपना नामांकन कर रहे थे राघोपुर में, उस दिन भी राष्ट्रीय नेतृत्व तो छोड़ दें, क्षेत्रीय नेतृत्व के भी कांग्रेस का कोई साथी उनके साथ नहीं था। अकेले अपने परिवार के साथ नॉमिनेशन करने गए थे राघोपुर से, जो सीट उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, ये भी मैं छोड़ देता हूं। भाई यहां पे पहली सीट राजद ने जिस व्यक्ति को दी, पहला नॉमिनेशन, वो ओसामा है। शहाबुद्दीन का बेटे को पहली सीट दी। शहाबुद्दीन का मतलब आतंक, शहाबुद्दीन का मतलब जंगल राज, शहाबुद्दीन का मतलब सिवान को जलजला दिखाने वाला, सिवान का आतंक। उनके बेटे को, ओसामा को पहली सीट दी राजद ने। कांग्रेस अपना बदला ले रही है। कांग्रेस इस जंगल राज और इस भ्रष्टाचार के बोज को नहीं ढोना चाहती है। इसीलिए जब तेजस्वी जी अपना नामांकन गए, समय कम है, एक करके अपनी बात रखें। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात, राजा पाकड़ में एक दलित महिला युवा नेत्री, उनके खिलाफ फ्रेंडली फाइट। वैशाली में कांग्रेस के पूर्व युवा अध्यक्ष, उनके खिलाफ फ्रेंडली फाइट। बछवाड़ा में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, उनके खिलाफ फ्रेंडली फाइट। क्या है ये? जितनी नई पीढ़ी आ रही है, भाई राधेश राम जी के खिलाफ अगर आज इन लोगों ने विड्रॉ कराया होगा तो कराया होगा, वरना राधेश राम जी जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्विटर पे अपना जो दिल का दर्द बयान किया, सबने पढ़ा। दलित को नहीं दमने देंगे और इंकलाब होगा। नहीं लड़ रहे हो ना अनुप्रिया जी? संतोष जी देखिए, कांग्रेस तो बहुत ही मुझे लगता है कि हास्य स्थिति पे है। इसके अपने दल के नेता ही नेता को मानने को तैयार नहीं है, और जो गठबंधन में अपने आप को बोझिल मान रही हो, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है 2024 की लोकसभा से लेकर अब तक में। आप पप्पू यादव जी अजय जी प्लीज, समय कम है, मेरे पास दो और मेहमान है, समय कम है। अजय जी इस बार कांग्रेस टारगेट करिएगा तो आपको सुनना पड़ेगा, बीच में ही सुनना पड़ेगा। आप मानसिक रूप से ये तैयार रहिए, भविष्य में यही होने वाला है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सीएम को बदला गया और आप अजय जी की आवाज मुझे डाउन करानी पड़ेगी मजबूरन। अजय जी प्लीज इस तरह का व्यवहार ना करें। अनुप्रिया जी जल्दी से। देखिए, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस को तो इस बार अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि आरजेडी के साथ में जिस तरह का वो अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, वो खुल के लड़ाई लड़े। कम से कम उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, थोड़ा वो कम से कम बिहार में अपनी राजनीति को मजबूत करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक आपने करा ली भैया, तो थोड़ा आपके नेता भी यहाँ भी नेता बन जाए, क्योंकि आपने पूरे देश से नेता बुला के यहाँ बिहार में बैठा दिया है। बिहार में तो कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है। दूसरी बात मैं आरजेडी के बारे में कहूंगी, ठीक कहा कुंतल भाई ने कि देखिए, ऐसा फ्रेंडली, ऐसा गठबंधन जहां पे आपके दल के, जिसको आप नेता घोषित नहीं कर रहे, पहली बात, नेता तो उनके यहाँ घोषित भी नहीं है, इनके यहाँ कैंडिडेट की संख्या घोषित नहीं है, कौन कहां से लड़ रहा है। वो जो नेता आपका है, जिसको आप नेता मान के चल रहे हैं, उसके नॉमिनेशन में आपके लोग सहयोगी दल नहीं है, तो कैसी स्थिति है? तो संतोष जी, मुझे लगता है कि आज आपके मंच के माध्यम से जो महागठबंधन के साथी दल है, वो कम से कम घोषित कर दे। आप जिसको चेहरा बता रहे हैं, कम से कम उसके नॉमिनेशन में तो सभी दलों के प्रमुख चेहरे पहुंच जाते। देखिए, फिर मैं
शॉर्ट में पहली बात कि जदयू दफ्तर क्या माने इस बार अन्य मार्ग में जो हुआ और जदयू के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से आकर के आक्रोश व्यक्त किया, हम तक लोग आए कि ये संजय झा जैसे लोग जदयू को पूरी तरह गिरवी रख देना चाहते हैं, तो जदयू ने तो पूरी तरह सरेंडर कर दिया भाजपा के सामने। लोजपा का तो पहले ही से सरेंडर है। एनडीए में जो पार्टियां हैं उनके पास कोई रीढ़ नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? तो उनके भीतर तो ये समझौता हो जाना आसान बात है। नीतीश जी थोड़ा थड़पड़ाए, लेकिन आज वो जूनियर पार्टी बिहार में हो गए हैं। हमारे यहाँ जो भी पार्टियां हैं, वीआईपी नई पार्टी है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सीटों का समझौता में थोड़ी देरी जरूर हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुमार यहाँ साहब, किसी इसको ने किसी के थोड़ी सामने देरी नहीं surrender कहते, इसको नहीं बहुत किया देरी है। कहते हैं। सर एक मिनट देखिए मेरे पास समय कम है, सर। एक मिनट सुन लिया जाए मेरी बात। मेरे पास समय कम है, मैं मुझे बात डॉक्टर conclude संजय कर जी के रहा पास हूं। जाना है जी। एक आध दिन आप लोग और बहस कर लीजिए, मुझे बिल्कुल। पूरी उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में यह मामला भी डॉक्टर संजय जी। भाजपा के लोग जो इतना उछल रहे हैं, आखिरी एक थोड़ा मिनट मुद्दों आपका। पे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14 नवंबर के बाद बैठिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अच्छा तो अच्छा ठीक है। रहेगा, तो संजय जी, आप संजय जी, नीतीश बाकी जी का सबकी क्या आवाज डाउन, होगा? प्लीज, संजय जी। अमित, अरे मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूँ जी, जदयू के चिंता लिए मत बोल रहा हूँ। कीजिए, आप आपकी अपनी चिंता चिंता मुझे कीजिए। ज्यादा हो रही है। हम बहुत मजबूत आपने तो स्थिति में छोटा हैं। करके रख दिया हमारे है। नेता- बाकी सबकी आवाज डाउन, डॉक्टर संजय जी की आवाज अब बस जी। मैं तो मानता हूं कि बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए चीजें। अगर गठबंधन में पार्टियां चुनाव लड़ती है तो गठबंधन में गुंजाइश इसकी रहनी चाहिए कि ठीक है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी भी है तो उसको अपने स्तर से सुलझा लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से चीजें उलझ गई और जिस तरह से अलग अलग सूचियां जारी हुई और फिर हर नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो उम्मीद करूंगा, कल तो विड्रावल का लास्ट डेट है ना, कल तक हम लोग उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ हो जाए, महागठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाए और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज, विपक्ष की ताकत का बड़ा महत्व होता है। नहीं तो सत्ता तो फिर निरंकुश हो जाती है। तो अगर सत्ताधारी पार्टी को इनको घेरनी है तो एकता दिखानी होगी और वो एकता मंचों पर भी दिखनी चाहिए, वो एकता कैंडिडेट में भी दिखनी चाहिए और वो एकता शब्दों में भी दिखनी चाहिए। ये चुप्पी बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, इसलिए कम से कम कल के बाद ही चुप्पी टूट जाए, फिर बहस की गुंजाइश कैसे बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो महागठबंधन की सारी चीजें कल के बाद स्मूथ हो जाएगी। ऐसा अगर हो जाता है तो ये मैं मानता हूं कि एक शुभ संकेत है महागठबंधन के लिए। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।